नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आज ये है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। शाम 6 बजे प्रचार का जो शोर है वो थमने जा रहा है। प्रचार खत्म होने से ठीक पहले एक ऐसा बयान आया है जिससे राजनीति के मैदान में जबरदस्त बवंडर खड़ा हो गया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नाम सैम पित्रोदा है और सैम पित्रोदा ने निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं अमेरिका जैसे विकसित देश में कानून है, किसी अमीर व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जो संपत्ति है करीब आधी संपत्ति सरकार ले लेती है और बाकी बची आधी संपत्ति जो है वो उसके वारिसों को मिलती है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं मेरी नजर में ये एक अच्छा तरीका है, दुनिया छोड़ देने के बाद आधी संपत्ति जनता के काम आए। इस मुद्दे पर भारत में बहस होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आम जनता के हित में नई पॉलिसी बनाई जा सकेगी, गरीबों को फायदा मिलेगा। सैम पित्रोदा ने जो कहा है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान है, वो बयान सुनिए जरा। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो सैम पित्रोदा का ये बयान, और यही बयान अब मैं जरा ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखती हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा, आपको ये समझना होगा। सैम पित्रोदा जो हैं वो दरअसल अमेरिका में जो विरासत की संपत्ति पर टैक्स लगता है उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौत के बाद करीब आधी संपत्ति जो है वो सरकार की हो जाती है। अब कोई बहुत अमीर आदमी है, मान लीजिए 100 मिलियन उसकी संपत्ति है, तो सारी की सारी 100 मिलियन पूरी संपत्ति उसके वारिस को अमेरिका में नहीं मिलती है, वहां पर टैक्स लग जाता है और वहां जो आधी संपत्ति है वो सरकार के पास चली जाती है, आधी संपत्ति वारिस को मिलती है। आम जनता के लिए आधी संपत्ति छोड़ना मेरे हिसाब से न्याय संगत है। अब इस न्याय शब्द पर आपको यहां पर गौर करना होगा क्योंकि यही वो न्याय शब्द है जिसका जिक्र कांग्रेस की तरफ से इस बार 24 चुनाव में किया जा रहा है और कांग्रेस का जो पूरा घोषणा पत्र है वो इन्हीं न्याय और गारंटी को लेकर है और उसी बात को आर्थिक तौर पर समाज में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका जिक्र सैम पित्रोदा की तरफ से अपने इस बयान के जरिए किया गया है। वो कह रहे हैं भारत में विरासत की संपत्ति पर टैक्स को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये एक विकल्प हो सकता है। जो सुपर रिच हैं, सैम पित्रोदा ने सुपर रिच शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो सुपर रिच हैं उनकी संपत्ति मरने के बाद सारी की सारी उनके वारिसों को ना जाकर, क्या कोई ऐसा विकल्प हो सकता है कि उसमें सरकार की भी कुछ भागीदारी हो जिससे जो गरीब हैं उनका फायदा हो सके, उनमें वो बंटवारा किया जा सके। संपत्ति के बंटवारे से आम जनता के हित में नीति बनेगी, ये कहना है सैम पित्रोदा का। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इन्होंने अमेरिका के कानून का हवाला देकर भारत में चुनावी माहौल में ये एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की है जिस पर फिलहाल बहस से ज्यादा घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी। अमित मालविया कह रहे हैं कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की ठान ली है। अमित मालविया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज सैम पित्रोदा का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपने जीवन भर में जो भी पूंजी जमा करी है उसका 50% आपको इनहेरिटेंस टैक्स में देना होगा, यानी आप पहले उस पर टैक्स दें
और फिर उसको सजोए, और अंत में जब आप अपने बच्चों को वो देना चाहें तो उस पर भी 50% का टैक्स दें। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की जो धन है उसको लेकर माइनॉरिटीज में खास तौर से बांटना चाहती है। और दूसरा कि इस प्रकार की जो सोच है वो SC, ST और OBC का जो रिजर्वेशन है उस पर भी कांग्रेस घात करना चाहती है, और उसमें भी माइनॉरिटीज को, खासतौर से मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। कर्नाटका में उन्होंने OBC वर्ग के अंदर मुसलमानों की भी प्रजातियों को रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिस पर NCBC ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो ये जो पूरी राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बटोरने के लिए है। SC समाज, ST समाज, OBC समाज को जो रिजर्वेशन हमारे देश में संविधान के अंतर्गत दिया गया है, इसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात है। आपके और हमारे जो भी धन संप्रदाय हम पूरे जीवन भर में इकट्ठा करते हैं उसको हमसे लेकर उससे 50% टैक्स लगाकर फिर से मुसलमानों में बांटने की जो कवायद है, यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं, वही प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, और अब वही सैम पित्रोदा कह रहे हैं। ये देश के लिए घातक साबित होगा। तो ये तो अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस जो है वो आपकी गाड़ी कमाई छीनकर उसे मुसलमानों में बांटना चाहती है। कांग्रेस ये साजिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के नेता जिनका बयान आया, वो अपने बयान के जरिए ये कह रहे हैं कि साहब जो बहुत अमीर हैं, सुपर रिच हैं, उनके मरने के बाद उनकी पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो उनके सीधे वारिसों को न जाकर उस पर टैक्स लगे, सरकार की उसमें हिस्सेदारी हो, और फिर वो पैसा जो है वो जन कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब चुनावी माहौल में ये जिस तरीके से सामाजिक न्याय आर्थिक तौर पर लाने की कांग्रेस की एक कवायद सैम पित्रोदा के इस बयान से नजर आ रही है, इस पर सियासी मिजाज किस तरीके का रहने वाला है, समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। दो सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, और वहीं केरल वायनाड से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ये जो बयान सैम पित्रोदा की तरफ से आया है, इसके बाद चुनावी माहौल में सियासत का मिजाज, रुख, आर पार वाला मामला क्या रहने वाला है? रोमाना, सैम पित्रोदा का जो बयान है वो एक टाइमिंग से मैच करता है, और पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पीएम मोदी ने जो बात कही थी, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी कि संपत्ति एक वर्ग से ली जाएगी, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। हालांकि सैम पित्रोदा ने जो कहा है उसका आर्थिक आधार है और एक नियम है जो अमेरिका का वो हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि टाइमिंग में जब एक डिबेट ऑलरेडी चल रहा है पॉलिटिकल की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो यहां पर यह बयान उससे आकर के नेचुरली लिंक किया जा सकता है और किया जा रहा है। यह कांग्रेस को भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पिच तैयार है और उस पिच पर आप एक और गेंद डाल रहे हैं। अमेरिका के कानून का हवाला दे रहे हैं। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, 44वां संशोधन हुआ रोमाना, उसको लेकर के एक बड़ी बहस हुई। भारत में ऑलरेडी ये मामला बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और ऐसे दौर में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये मुद्दा ऑलरेडी बीजेपी बना चुकी है, उस मुद्दे पर इस तरह का बयान देना ये आग में घी डालने जैसा, पॉलिटिकली अगर हम बात करें, एक ऐसा कवायद है। और इसीलिए बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, और ये मुद्दा आने वाले वक्त में और भी ज्यादा गहराने की संभावना है। रोमाना, आप जो कह रहे हैं ना कि साहब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। सैम पित्रोदा का बयान इस चुनावी माहौल में जिस वक्त पर आया है, क्योंकि आपको टाइमिंग को लेकर यहां पर मौके की नजाकत समझनी होगी, उसी से मिलती जुलती प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आई है। देखिए, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर पल्ला झाड़ा गया है। पित्रोदा का बयान कांग्रेस का नहीं, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। पित्रोदा ने दरअसल विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही है, और इसी को लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि पित्रोदा का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, और साफ तौर पर कांग्रेस पल्ला झाड़ती हुई सैम पित्रोदा के बयान से नजर आ रही है। जैनेंद्र,
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारकों में शामिल नहीं है, ना तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और ना ही पार्टी का जो घोषणा पत्र बना है उसके ही सदस्य हैं। सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस पार्टी उनकी निजी राय करार दे रही है और ये भी कह रही है कि एक लोकतंत्र में हर किसी को अपनी निजी राय रखने का हक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी शख्स की निजी राय उससे पार्टी सहमत हो। साफ तौर पर जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बनाई है। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा है कि सैम पित्रोदा को उनकी बात रखने का हक है, लेकिन ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनकी बात से सहमत हो। साथ ही जयराम रमेश ने निशाना भी साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर और ये कहा है कि ये सारी कवायद सैम पित्रोदा के बयान को जो है वो संदर्भ से काटकर तूल देने की जो पूरी कवायद है वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और उन्होंने सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है। तो सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया उसको जयराम रमेश यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ करार दे रही है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है और देखिए रोमाना, ये बात सही भी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी गई है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया और जैसा अभिषेक बता रहे थे, निश्चित तौर पर जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में सैम का बयान जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा देता है विवाद करने का, लेकिन इससे पहले कि मुद्दा और बड़ा बनाती बीजेपी, आज रैलियों में भी हो सकता है बड़े नेता बीजेपी के उठाते, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सैम के बयान से दूरी बना ली है, लेकिन इससे वो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी को टाइमिंग मतलब मौका, और ये मौका तो एक तरीके से थाली से में परोस कर बीजेपी के सामने रख दिया गया है। इसके बारे में बेहतर तरीके से जोधपुर से हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं, वो बताएंगे कि ऐसे मौके पर चौका लगाने में सियासी मैदान पर बीजेपी माहिर है और उसी महारत के साथ अब ये जो सैम पित्रोदा वाला बयान है इस पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बीजेपी की तैयारी है। नीरज, रोमाना, देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मौकों को कभी छोड़ती नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंचों से ये बात कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि आएगी तो आपकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, आपकी संपत्तियां दूसरों को दे दी जाएंगी, एक खास वर्ग को दे दी जाएंगी। ये कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट भी किया गया। तो ये आज जब सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज कांग्रेस के इंचार्ज माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल गांधी के एडवाइजर के रूप में भी जाने जाते हैं, ऐसे में उनका ये बयान निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को एनर्जी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है। और अपने अगले कुछ मिनट में आप देखिएगा या कुछ घंटों में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंचों से सैम पित्रोदा के बयान को कोट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पर फिर से एक बार बड़े लेवल पे हमला किया जाएगा, जैसा अभिषेक कह रहे थे। शुरुआत हो चुकी है नीरज, वो शुरुआत हो गई है। पीडीयू से बात करते हुए अमित मालविया, उन्होंने बाकायदा इसी बयान को लेकर जबरदस्त अंदाज में कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यहां तक बीजेपी कह रही है कि साहब ये साजिश है कांग्रेस पार्टी की, आम लोगों का पैसा छीनकर माइनॉरिटीज मुसलमानों में बांटने की, और कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। इस तरीके के आरोपों की बौछार जो है कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से वो शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के बीच अब सैम पित्रोदा का अपना बयान सामने आया है। अपने बयान पर सैम पित्रोदा सफाई दे रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कैसे कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। अब सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अपने बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करेंगे। अभिषेक, मतलब ये जिस तेजी के साथ ही कहा जाएगा कि एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से सफाई आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने तो देखिए औपचारिक तौर पर पल्ला झाड़ लिया इस बयान से। हालांकि वो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि सैम पित्रोदा मतलब कांग्रेस, ये एक परसेप्शन जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे थे वो भी साफ तौर पर है। और ऐसे में आप खुद सैम पित्रोदा का सामने आना और कहना मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, एहसास हो चुका है कि सेल्फ गोल चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कर लिया गया है। रोमाना, देखिए एक बात जो नीरज कर रहे थे वो उसमें बहुत ही दम है कि परसेप्शन का खेल है ये। सैम पित्रोदा कौन है अगर परसेप्शन में आप समझिए तो ये हकीकत है राहुल गांधी के बेहद ही करीबी हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है और जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के नजर आते हैं तो आप इस परसेप्शन को अलग नहीं कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में किसी बड़े पद पर हैं या नहीं है, नीति निर्धारक हैं या नहीं है। ये सब बातें ड्राइंग रूम की बातें हो सकती हैं, पब्लिक के जहन में आने वाली ये बातें नहीं है, डैमेज हो चुका। और मैं आपको एक बात कहूं, ये बयान
मणिशंकर अय्यर का वही चाय वाले बयान के पैरेलल खड़ा होता है। आप बाद में खंडन कीजिए, मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई कीजिए, जो भी करिए, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। तो मणिशंकर अय्यर का जो चाय वाला बयान और सैम पित्रोदा का ये जो 55% का जो वेल्थ सरकार ले ले ये बयान, ये उसी पैरेलल का बयान है, क्योंकि दोनों ही बयान की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। मेरे ख्याल और से दोनों ये अगर कहा जाए कि साहब डैमेज तो पहुंचाया। अभी जैसे जैसे आने वाले फेजेस में मतदान होगा ना, तब बढ़ता हुआ नजर आएगा कांग्रेस के लिए। फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से वो जो तीर है ना, वो कमान से निकल गया है और अब इसी को लेकर बीजेपी आने वाले चरणों में कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की रणनीति बनाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं इसी मुद्दे को लेकर। विरासत की संपत्ति वाले मामले पर टैक्स को लेकर विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। इतना पैसा 16 लाख करोड़ अगर इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता, 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जा सकते थे। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ किया जा सकता था। आत्महत्याएं किसानों की रोकी जा सकती थी। 20 साल तक सिर्फ 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था देश में। 3 साल तक सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था उस 16 लाख करोड़ रुपए से जो मोदी सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों को, मित्रों को दिया है। यह कहना है राहुल गांधी का। 16 लाख करोड़ और इस 16 लाख करोड़ का पूरा हिसाब किताब कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी की तरफ से रखा गया है। हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मतलब जैनेंद्र, ये जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पोस्ट कर रहे हैं कि 16 लाख करोड़ साहब अपने अरबपति मित्रों को दे दिए मोदी सरकार ने, और अगर देश के काम आते तो फायदे गिना रहे हैं, कैसे 16 करोड़ रोजगार, सालाना लाख रुपया युवाओं को, सालाना जो लाख रुपया है वो 16 करोड़ देश की महिलाओं को दिया जा सकता था। कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस समझ रही है कि सेल्फ गोल कर दिया गया है और नुकसान होगा, उसी की भरपाई की एक कवायद राहुल गांधी की तरफ से। देखिए रोमाना, जब हम कहते हैं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है तो उसमें मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है कि कौन क्या बोल रहा है, उसमें फैक्ट्स क्या हैं। सैम पित्रोदा ने जो बात कही है, उन्होंने अपनी निजी बात कही है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कुछ लोगों के पास संपत्ति जो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, ये पूरी दुनिया में डिबेट का विषय है। और सैम पित्रोदा से पूछा गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी वो आपकी संपत्ति छीन लेगी। सैम पित्रोदा इस पर कांग्रेस की स्थिति साफ कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उस बातचीत में उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हालांकि अमेरिका में ऐसा कानून है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि कांग्रेस को अमेरिका का जो विरासत वाला कानून है उसे देश में लागू करना चाहिए, ना ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। निश्चित तौर पर बातचीत में सैम पित्रोदा ने ऐसी बात कही है जिसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ गई है या बीजेपी जो है वो राहुल गांधी इस पर सफाई दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है। राहुल गांधी की अगर आप पॉलिटिक्स को देखें, वो काफी लंबे समय से देश में कुछ चंद उद्योगपतियों को ज्यादा जो ठेके मिलते हैं इस इश्यू को उठाते रहे हैं। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की पूछा जाएगा ना कि जब सैम पित्रोदा को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी जोरदार तरीके से चुनावी माहौल में इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की घेराबंदी करती है, तभी राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया जाता है, तभी जयराम रमेश सामने आते हैं, वो पल्ला झाड़ते हैं सैम पित्रोदा के बयान से। खुद सैम पित्रोदा को कहना पड़ता है कि साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस चुनावी माहौल में कितना नुकसान कर सकता है सैम पित्रोदा का बयान, मुझे लगता है आपसे और मुझसे बेहतर इस बात का एहसास इस वक्त खुद कांग्रेस पार्टी को होगा। देखिए, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है और इस बीच अटकलों का दौर जारी है। अब अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक नया पोस्टर लगा दिया है। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा था, केवल अमेठी ही नहीं, पूरे देश से राजनीतिक पुकार आ रही है कि वो सक्रिय राजनीति में आएं। तो राजधानी दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन और वहीं पर राहुल गांधी का संबोधन, सीधे आपको लिए चलते हैं। बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो
तो मैं समझा देता हूं, मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात। मेरा दोस्त है। मैंने कहा देखो बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबरा गए हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत बना। कहता है नहीं मैं समझाता हूं तुम्हें। मुझे कहता है राहुल, मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो। आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है। कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी, वो कपड़े को नहीं समझती है। वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी, वो उसने नहीं बनाया है। उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है। आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएंगे। मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि देखिए आप सुपर पावर की बात कर रहे हो, और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो। और ये औरत जिसको आपने भेजा है, इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी तारीफ हो रहे हैं? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद मैं सोचने लगा। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन हैं? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं,
मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो लाउडस्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है, और अगर लाउडस्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउडस्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउडस्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा। वो सीरियस तो वही है जिनके हाथ में लाउडस्पीकर है। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, और मीडिया को किसका पैसा जाता है? मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर सिर्फ नॉन सीरियस बातों पर फोकस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के प्रचार की, जिसके चुनाव प्रचार को थमने में आज महज चंद घंटे बाकी रह गए। शाम तक ही नेता दूसरे चरण के लिए प्रचार कर सकेंगे। दूसरे चरण के लिए आप जानते हैं 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है। तो ये जो 26 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है, बिहार में भी इस सेकेंड फेज की वोटिंग में 5 सीटें ऐसी हैं जहां वोट डाले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार के किशनगंज से मैदान में खुद है। ओवैसी ने प्रचार में मोर्चा अपने आप संभाला हुआ है। प्रचार के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास ने असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो सुनिए जरा। असद भाई ये बताइए, चुनाव में मुद्दे की बात होती है, चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए। बात क्या हो रही है? उधर घुसपैठिए की बात हो रही है, इधर नेताओं के बच्चे गिनवाए जा रहे हैं। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो खुद भाई मिला के 6 हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। हमने नहीं शुरू किया इसको। देश के प्रधानमंत्री की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। अबे आप देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आप ये नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। भाई चुनाव खत्म हो जाएगा ना, मगर नफरत तो बढ़ जाएगी। तो अफसोस की बात है कि देश का प्रधानमंत्री हिटलर की जबान में बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री तरह नहीं बात कर रहे हैं। मुझे तकलीफ उस बात की है। आपको कांग्रेस या किसी पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलना है, बोलिए, मगर आप एक समाज को जो इस देश का 14% हिस्सा है उसको आप बिल्कुल इस तरह गाली देंगे। असद भाई नफरत की बात की आपने, आपसे भी बहुत लोग नफरत करते हैं, खास करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अछूत समझते हो वैसे साहब। सुनिए, हम नफरत को आम नहीं करते, लोग हमसे नफरत करते, हमको काबिल कबूल है, मगर हम किसी से नफरत नहीं करते, ये फर्क है। उनको हमसे नफरत है, कोई बात नहीं है, मगर ये जनता की मोहब्बत ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, दौलत है, एक अमानत है हमारे लिए। विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीमांचल में जो सोचा नहीं गया था कुछ वैसा हुआ, बाद में वो तूफान भी ऐसी होगा, अभी भी ऐसी होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे अख्तर ईमान को किशनगंज की जनता कामयाब करके अपना नया सांसद बनाएगी, क्योंकि इस यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर जावेद को मौका मिला, कहीं पर नजर नहीं, आप पूछ लीजिए किसी से, कहीं नजर नहीं आए, कुछ काम नहीं किए। तो आज जनता ने तय कर लिया कि अख्तर ईमान को कामयाब करना है, ताकि विकास हो, इंसाफ हो, और सीमांचल की बड़ी लड़ाई लड़ना है हमारा। असद भाई बस मंगलसूत्र बेचे जा रहे हैं, सोने ले हम। हाँ, देखिए एक बात सुनिए, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज होती है कि जिसके दादा जो कमाते थे उसका पोता ज्यादा कमाना चाहिए। हिंदू समाज के अपर कास्ट हों, ओबीसी हों, इन सब के बेटे बेटियां अपने दादा ज्यादा कमा रहे हैं। सुन तो लीजिए, दलित आदिवासी भी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। कोई जो कम कमा रहा है वो मुसलमान है।
और नरेंद्र मोदी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9th क्लास से कर दिया, 40% बजट कम कर दिया। कौन सी दौलत, बल्कि आप नरेंद्र मोदी ने तो 1% लोगों को देश की 40% दौलत दे दी। वो मंगलसूत्र जब की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो जो नदियों में लाशें बह रही थी कोविड की, जो हमारी बहनें बेवा हो गई, उनका क्या होगा? उनके बारे में बताइए। कब तक नफरत करेंगे देश के प्रधानमंत्री? कब तक सिर्फ मंगलसूत्र की बात करेंगे? वो क्या सिर्फ मंगलसूत्र पहनने वालों के प्रधानमंत्री हैं? बताइए। आप तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री होना चाहिए। और उधर अभिनेत्री कंगना रनौत राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रही हैं। कंगना इस बार हिमाचल की मंडी से खुद भी उम्मीदवार हैं। प्रचार के बीच कंगना से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने हैं कंगना रनौत जी। कंगना जी, राजस्थान में आप प्रचार कर रही हैं, कैसा माहौल देख रही हैं? आप देख सकते हैं पूरा जोश और जिंदा दिली का माहौल है। राजस्थान तो जाना जाता है अपने ऐसे वीर भूमि से कहा जाता है, और हर जगह यही कह सकते हैं कि सारा देश बोल रहा है भगवा, सारा देश डोल रहा है, भगवा भगवा बोल रहा है। हमें तो हर तरफ जहां देखें एक जन सैलाब दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे मानो लोगों ने अब ठान लिया है कि अब की बार 400 पार। दोनों रोल अलग हैं आपके, अभी तक आप फिल्म जगत में थी, आप राजनीति में हैं। दोनों को कैसे देखती हैं, कैसे एडजस्ट कर रही हैं? देखिए, जो हम फिल्म इंडस्ट्री में जैसे रोल रहता है, उस तरह से एक अपना पर्सनल एम्बिशन होता है। राजनीति अब लोगों की सेवा के लिए, एक जनसेवा की दृष्टि से देखते हैं। 26 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है, और ऐसे में प्रचार का आखिरी दिन आज है। 26 अप्रैल को जब वोटिंग होगी सेकेंड फेज में, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, यहां पर भी वोट डाले जाएंगे, और यहां से एक बार फिर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिरीन से खास बातचीत में महेश शर्मा ने दावा किया, इस बार 400 पार का नारा सही साबित होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन, और हमारी ये महाभारत एक्सप्रेस जो रामेश्वरम से शुरू होकर अयोध्या तक का सफर कर रही है, आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर में। ये ऐसी सीट है, ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिस पर निगाह सबकी बनी हुई है, और यहां से मौजूदा सांसद भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने जिस बिजी शेड्यूल में और इस तपती गर्मी में, मैं देख रही हूं सुबह से लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद उसके लिए। और शुरुआत में उसी से जिसको लेकर आजकल चर्चा बहुत हो रही है, उसी सवाल से करती हूँ कि 400 पार का ये जो नारा आप दे रहे हैं, वाकई मतलब इसमें कुछ दम है या सिर्फ जुमला भर है जो विपक्षी कह रहे हैं? देखिए, पिछले बार हम लोगों ने 303 सीटें हमारी थी। जैसी बात है, हर बार हम उस परफॉर्मेंस को और बेटर करना चाहते हैं। 370 क्यों हुई, फिर 400 क्यों हुई? 370 फिल्म देखी आपने? नहीं, 370। हाँ जी। तो 370 वर्ड वहां से निकल कर आया, और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का नाम इस तरह से टैग हो गया कि उस काम को शायद प्रधानमंत्री जी के सिवा कोई और उसकी सोच और कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस बड़े काम को उन्होंने कर दिया, ये लोगों के दिल को छू गया। और 370 से ऊपर जब आया कि तो ऐसी बात है कि 400 पार, इसका मतलब 400 पार कर पार्टी का हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि पार्टी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। इस बार हैट्रिक की तैयारी है आपकी या कुछ? बिल्कुल, मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैट्रिक लगा रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं। आप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि राजपूतों को लेकर एक ऐसा मतलब माहौल है कि वो नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। नाराजगी भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, विपक्ष के लोगों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, आजकल ये सोशल मीडिया का युग है। आपके हाथ में अपनी टूल किट, अपने हाथ में अपना, आप कुछ भी लिख दीजिए उस पर। राजपूत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, राजपूत आज भी है, राजपूत आगे भी रहेगा। ये जो लोगों को जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, वो बाकायदा सोची समझी साजिशन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं? कोई नहीं। मैं अपने क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पार्टियों को 3-3 बार प्रत्याशी ढूंढने पड़े हों, दोनों पार्टियों के कैडर पार्टी के नहीं, वो कांग्रेस से लाए, दोनों प्रत्याशी कांग्रेस से आए हुए हैं, और 3 बार बदले जा चुके हैं, और जो जिनका ना कोई भविष्य है, ना कोई इतिहास है, और फिर सबसे बड़ी बात, उनका पार्टी का कोई भविष्य नहीं है।
अभी एक आपका वायरल हुआ था बयान हाल ही में, जब आपने कहा कि जो मोदी योगी को नहीं मानता वो अपने परिवार को, वो अपने पिता को क्या मानेगा। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफी विपक्ष ने इसे देखिए विपक्ष ने क्यों नहीं चलाया इसको। हाँ। हमने कहा कि जो जिस मोदी योगी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, वहां उस सभा के अंदर सभी लोग बैठे थे, वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, सभी कैटेगरी के लोग थे। तो वहां जब उन्होंने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, अब भी दे रहे हैं बिना किसी फर्क करे। अल्पसंख्यक के काफी बड़ी संख्या में थे वहां पर, मुस्लिम भाई भी बहुत सी बड़ी संख्या में थे। जब उनको हमने कहा कि मुस्लिम भाइयों, जब तुम्हें मोदी जी ने मकान दिए, 42 लाख मकान प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर यूपी में दिए गए, जिसमें से लगभग 19 लाख मकान मुस्लिम भाइयों को दिए गए। तो अगर वहां किसी ने जुमला चलाया, वीडियो हुआ था, अपने को वोट दो, अपने को, अपने को। तो हमने कहा जो अपने को कौन होता है? अगर मोदी और योगी आपके अपने नहीं है, जिन्होंने आपके कोरोना काल में आपके साथ खड़े रहे, आज भी साथ खड़े हैं, देश विकास के मार्ग पर साथ खड़े हैं, तो पहले मोदी और योगी को तो अपना स्वीकार करो ना। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए गए, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा है और इससे कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी को? ट्रांसपेरेंसी जब करी गई लोगों से, बजाय हमारी पार्टी ने सारे जो ब्लैक मनी था उसको प्लेटफॉर्म पर ले आए। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी ने दिया तो अपने अकाउंट से दिया है ना, तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट आ गया। आपने जब चुनाव आयोग ने मांगा और कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, आपने बता दीजिए कितना है, बता दिया। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन लोगों के पीछे अगर कोई जांच एजेंसियां लगी हुई थी, वो भी आपने हटा ली। मतलब ये आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारी जितनी एजेंसियां हैं उनको जितना फ्री हैंड हमारी सरकार में मिला है, उतना पहले उनको फ्री हैंड करके काम करने दीजिए। डरता कौन है? चोरी तो डरेगा ना। मेरी ईडी करे, मेरी सीबीआई मेरी जांच करे ना, मेरे प्रधानमंत्री की जांच करे ना, मेरे मुख्यमंत्री की जांच करे ना। केजरीवाल जी जेल में गए, उनके मंत्री जेल में गए, तो वो अब पूरी कोशिश इस बात को इस तरह से बुनाने की कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने उन्हें जानबूझकर जेल भेजा ताकि फायदा आपको मिले। देखिए, ऐसा वो तो नहीं जाएगा। ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता अगर आप गलती पर नहीं है तो। हाँ, उस वक्त वो अपने गलती करने वालों को प्रोटेक्शन देते थे, हम किसी को भी प्रोटेक्शन देते। कोई लाइए तो ना, बीजेपी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लाइए तो कुछ। कि ये बताइए कि आपका नंबर क्या है इस बार? 400 पार, आपने तो प्लस की बात कही, आपके हिसाब से कितना नंबर इस बार आता है? देखिए, मुझे तो लग रहा है 400 से भी आगे क्रॉस करेंगे। कोई एक नंबर जो आपका भी तो अपना आकलन होगा। मेरा ख्याल से इसको वर्डों में गिनती में गिनना, क्योंकि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इनसे देखकर जो मुझे लग रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें, मोदी जी के प्रति इतना बड़ा सम्मान। कोई एक सीट अगर आपको लग रही हो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके लिए चुनौती हो, कोई एक सीट? देखिए, मुझे तो अब आप देख रहे हैं जो लोग जो हैं, हमारे पार्टी के जो दोनों नेता, एक तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव, मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही है, और अखिलेश भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या लड़ रहे हैं, उनका परिवार लड़ रहा है। आज पूरा प्रदेश की वजह से जो चुनाव लड़ने की जो स्थिति बन रही है, हम परिवार की राजनीति से तो दूर नहीं कह रहे। देश इस बात को समझ रहा है कि परिवारवाद की राजनीति देश को कहीं लंबी समय तक आगे नहीं मार्गदर्शन कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों के सामने अपनी बातें रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर महेश शर्मा को आप सुन रहे थे। महाभारत एक्सप्रेस में फिर आपको किसी और नेता से मिलवाएंगे और सुनवाएंगे कि इन चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है। फिलहाल इजाजत।